गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि आईएएस और पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 घंटे के आसपास का एक प्रोग्राम ला रहे हैं जो कि टोटली प्रीलिम्स पे आधारित होगा। तो आज से उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज उसका पहला वीडियो जा रहा है और जिसमें हम लोग इस 100 आवर्स में क्या स्ट्रेटजी हो, इस स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे और क्या करना चाहिए अंतिम 100 घंटे में, कहाँ चूक हो जाती है, उन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो वर्तमान समय है, जो मैं देख रहा हूँ, वो चारों तरफ नकारात्मकता का है। कोविड एक एपिडेमिक है, महामारी है। और मुझे लगता है कि अपने ही बैच के जो बैच चल रहा है शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से 2-3 बच्चे जो हैं उसमें ऑलरेडी संक्रमित हैं। तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पहले है, लेकिन इसके साथ ही अन्य चीज़ें भी चलना ही चलना है, क्योंकि जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका ख्वाब है, ड्रीम है, वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस या आईएएस और पीसीएस दोनों की परीक्षाओं का एक प्रक्रिया कह लीजिए कि ये एक प्रक्रिया होने में कम से कम 1 साल लग जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर थोड़ी-सी चूक की वजह से अगर हम लोग मिस करते हैं तो पूरा 1 साल भी ख़त्म होता है। ज़ाहिर सी बात है बुरा वक़्त है और बुरे वक़्त में भी गुज़र जाएगा, ऐसा नहीं है, लोग लगे हुए हैं। हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। तो जो नकारात्मकता चारों तरफ दिख रही है, उस नकारात्मकता से ऊपर उठने का या उभरने का ये एक राइट समय है। और हम ये चाहते हैं कि आप जो जितने भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस नकारात्मक माहौल से ऊपर उठ कर के थोड़ा-सा सकारात्मक हों और टारगेटेड अध्ययन करें, जैसे उनका ये जो वर्ष है वो बच जाए, है ना? और ये यूपीएससी ये जो कार्यक्रम है वो स्पेशली हमने इसीलिए लाया है। हमारे कार्यक्रम में आपको बताऊं, हमारे साथ विपेश त्रिपाठी सर हैं जो सोशियोलॉजी की क्लास ले रहे हैं और जीएस के सेक्शंस पे भी उनकी क्लासेज आएंगी। नियमित रूप से हम लोग क्लास लेंगे प्रतिदिन। जो सारे कार्यक्रम हैं, सबसे बड़ी बात तो आप ये जानते रहिए कि इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो थोड़ा बहुत भटकाव है, अगर आप इस कार्यक्रम से हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, प्रीमायर पे ही लाइव पे जुड़ते हैं, तो एक तो क्या होगा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने डाउट्स को वहीं रख लेंगे, तो जाहिर सी बात है जो विशेषज्ञ वहाँ पर क्लास लेगा वो आपके डाउट का तुरंत वही जवाब दे देगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी टॉपिक पे क्लास चल रही है, कल्चर पे चल रहा है या साइंस पे चल रहा है या इकोनॉमी पे क्लास चल रही है, टॉपिक आपको पहले से पता है, तो आप उस टॉपिक पे अपने जो डाउट हैं आप वहीं रखेंगे और उसका हम जवाब देंगे। एक स्ट्रेटजी के तहत आप ये मान के चलिए कि ये जितने भी कार्यक्रम हैं वो हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक रखेंगे, उसके बाद एकेडमी पे ये आपको परमानेंट नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से आप इससे जुड़ें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने टारगेट को प्राप्त करें। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है। तो आइए हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। और देखिए, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, दोनों का स्वरूप, परीक्षा का स्वरूप वही है, सिलेबस वही है, सामान्य सारे सिलेबस सबके अब एक ही कर दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न के स्तर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चाहे यूपीएससी का पेपर एक मानक स्तर है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चीज़ें हैं, क्या कहते हैं कि जो प्रश्न है वो अपेक्षाकृत थोड़े से इन्फॉर्मेटिव होते हैं, सीधे होते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा यूपीएससी की तुलना में यूपी पीसीएस का जो पेपर है या स्टेट का पेपर है आपको आसान लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा क्या कहते हैं, यूपीएससी का पेपर है तो आप पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं, लैंग्वेज में उसके उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन आपको बताएँ, अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो कितने भी क्या कहते हैं कि शब्दों के घुमाव से या इधर-उधर से प्रश्न करके पूछा जाए तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 100 घंटे का जो प्रोग्राम होगा, जाहिर सी बात है हम लोग इसमें उन प्रश्नों को या उस टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जहां से फ्रिक्वेंटली प्रश्न आते रहते हैं, है ना? तो भाई सारे 100 घंटे में सारे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करना थोड़ा कठिन है। हम प्रयास ज़रूर करेंगे
कि कम से कम हम लोग उतने टॉपिक्स को ज़रूर कवर अप कर लें कि यूपीएससी लेवल पे 30 से 40 सवाल आ जाए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का खास करके यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हम लोग 100 प्लस के आसपास चले जाएं। और जानते हैं मेरिट जो है 90, 91, 92 के आसपास रहती है। तो आइए हम लोग प्रीलिम्स प्रश्न के कुछ जो बच्चे हैं या जो आप लोग जो है जो फॉर्म देते हैं, भरते हैं, जो उसके कॉम्पिटेंट होते हैं, उसमें से कुछ मौलिक प्रश्न जो आपके दिमाग में बार बार कौंधते रहते हैं, उन प्रश्नों का जवाब हम देखें और कैसे एकदम से क्लियर होना है। एक एक पॉइंट पे क्लियर होते चलते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। जैसे सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सर वैकेंसी कितनी है और मेरिट कितनी जानी है। जब विज्ञापन होता है तो आयोग का एकदम से पेट रहता है कि मालूम हुआ, पहले तो वो लिख देता था कि 100 विज्ञापन हैं, 100 पद हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि विज्ञापन आपके सामने 300-400 दिखता है और आपको कैटेगराइज्ड रहता है कि इतने पोस्ट में ये पद चाहिए, ये योग्यता चाहिए, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए, ये इसके लिए है, ये एमएड वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए, ऐसी बहुत सारी योग्यताओं का वो रहता है। तो पहली चीज़ आप ये जानते रहिए कि ये एक फॉर्मेलिटी है कि निश्चित डेट के पहले जो वैकेंसी आती है उसी के आधार पर आयोग विज्ञापन निकाल देता है, और उसके बाद एग्जामिनेशन के पहले तक या रिजल्ट के पहले तक जो वैकेंसियां डिफरेंट डिपार्टमेंट की आती हैं वो उसमें जुड़ती जाती हैं। तो मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि 400 से 500 के आसपास पद रहेगा। सामान्यतः 200-250-300 पद तो आप सबको मिल जाएगा। एक जनरल ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि कभी आपको लगे कि सर इसमें तो 700 हो गया, इसमें तो 250 ही रह गया, तो इस पर कोई क्लेम नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया से बात बता रहे हैं कि मोटे तौर पर जिनमें सभी प्रतिभागी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के भाग ले सकते हैं वो 250-300 पद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रहता है। और अमूमन यूपीएससी में 600 से 700 सवाल, 600 से 700 पद रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं, वो ओपन फॉर ऑल रहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि मेरिट, दूसरा सवाल आपके पास हमेशा रहता है कि कितना अटेम्प्ट करें, कितनी मेरिट जाएगी। हमेशा परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब हम किसी प्रश्न को या किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि क्या टारगेट होना चाहिए। जैसे हमने इस कार्यक्रम को ले आया तो एक मोटा दिमाग में रखा कि हम 30 से 40 प्रश्न जैसे हमने रखा, आपके भी दिमाग में टारगेट उठता होगा कि कितने सवाल हो जाने चाहिए। जैसे हमने कहा कि 30 से 40 सवाल क्वेश्चन के आसपास हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से आए। अगर इतना आता है और आपको पता है कि मेरिट 55 to 60 के आसपास है, आप पहले से पढ़ भी रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार 30 से 40 क्या, अगर यहाँ 10-20 भी मिल जाएगा तो हम बाकी 25-30 को कवर अप कर लेंगे। तो उसी तरह से एक दिमाग बच्चों पे जरूर रहता है कि मेरिट कितनी जाएगी या क्या मेरिट होगा, या नेगेटिव मार्किंग हर जगह हो गई है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहली बात आपको बता दें कि जो मेरिट होती है, मेरिट स्पेशली पद के सापेक्ष और पेपर के स्तर के सापेक्ष होता है। कई बार आप तैयारी कुछ और करके जाते हैं, यूपीएससी में मालूम हुआ आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ पढ़ के गए और उठा करके उसने 50 से 60 सवाल ऐसे पूछ दिया जो कि केवल करंट बेस थे, उनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन मुद्दों को हाईलाइट उसने कर दिया जो कि पारंपरिक नहीं रहे हैं, और आपको लगेगा कि पेपर तो यू टर्न आ गया, अब क्या मेरिट जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में मेरिट कभी कभी क्या रहती है, फ्लक्चुएट करती है, कम होती है, लेकिन वो सबके लिए है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रायः हर सेक्शन पे आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेडिशनल में, आप देखते हैं, मालूम हुआ कि हिस्ट्री और पॉलिटी आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है, उसी से आ गए 30-40 सवाल आ गए। जाहिर सी बात है आपके लिए जो है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा वो पेपर आसान हो जाएगा, लेकिन वो लोग जो करंट बेस पे तैयारी किए हुए हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किए हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं आए तो उनके लिए थोड़ी चुनौती हो सकती है। और ये वो सब चुनौतियाँ हैं जिसको हम अपनी तरफ से नहीं समाप्त कर सकते हैं। हम केवल उसका प्रबंधन कर सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे पहली वाली हो चाहे दूसरी वाली हो, हम कम से कम, हमको टॉप नहीं करना है, कम से कम वो लेवल रहे जिसमें हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। यानी मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं
कि जो 5 से 6,000 के आसपास जो प्रीलिम्स के रिजल्ट निकलते हैं उसमें मेरा एक रोल नंबर दिखना चाहिए, इतना ही होगा, है ना। लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 60% के आसपास अगर आप 55 या 50 टू 60 के बीच में, है ना। पेपर आता है तो दो तरह की प्रवृत्तियां देखती हैं, एक तो लोग कहते हैं कि नहीं 30 पे भी हो जाएगा, 40 पे भी हो जाएगा, एक वो हैं जो 55-60 से ऊपर उड़ने लगते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो हम देखते हैं कि यूपीएससी स्तर पे अगर आप देखेंगे तो 55 टू 60% के बीच में है, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ आप जो है फाइट में है, आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए या रिजल्ट आप जरूर प्राप्त करेंगे। उसी तरह से प्रीलिम्स में क्या है वो 65 टू 70% के आसपास आ जाता है। तो हम कहते हैं कि 70% का अगर आपके पास टारगेट है, उसको आप प्राप्त कर ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स का जो टारगेट है, जो मिशन है, वो आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उसमें आप सफल रहेंगे। तो हम लोग हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो क्या है, प्रीलिम्स के स्तर पर ही है। दूसरी चीज आइए बात करें कि जो नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट है, तो या जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है उसमें एक तो जनरल स्टडी का पेपर है और दूसरा सी सेट का पेपर है। सी सेट का पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट। और आपको बताऊं कि यूपीएससी में तो शुरू से ही ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लैंग्वेज की वजह से और मैथ रीजनिंग की वजह से, कि एक विशेष वर्ग के छात्रों को फायदा मिल जाता है। यानी आप ये कहें कि जो सामान्य जो आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स हैं जनरली, और वो भी आर्ट साइड स्टूडेंट्स हैं और प्लस हिंदी मीडियम से हैं, तो विश्वास करिए कि अच्छे खासे लोगों के बच्चों की जो गाड़ियां हैं वो यहीं सी सेट में ही फंस जाती हैं। और ये क्वालिफाइंग है तो इस पे प्रॉपरली क्लास अमूमन लोग नहीं लेते। मालूम है एक आध सेक्शन किसी का तैयार हो गया, उसको देख लिए और प्राय यहीं से गड़बड़ होकर के चले जाते हैं। लेकिन इधर रिसेंटली जो हमने देखा है वो ये देखा है कि यूपी पीसीएस के में भी अच्छे खासे लोग, ऐसे भी लोग हैं, कम से कम 20-25 हज़ार उनकी संख्या है, कि जो जीएस में बहुत अच्छा कर किए हैं, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई न करने की वजह से वो क्या हो गए, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर सके। इसलिए इस समय अंतिम जो आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें हमें सी सेट का जो है क्या करना चाहिए, जरूर इस पे भी ध्यान देना चाहिए। हम कंसंट्रेट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जरूर ध्यान दे सकते हैं, कुछ टॉपिकों पे विशेष नियंत्रण प्राप्त करें, जिससे सी सेट में हम 30% तो हर हाल में प्राप्त कर लें, है ना। क्यों? क्योंकि अंतिम समय पे आप सबसे कम सी सेट पे ही ध्यान देते हैं। एकेडमी अपने तरफ से कुछ क्लास जरूर रखेगी, वो 100 आवर्स के प्रोग्राम से बाहर का प्रोग्राम होगा। 100 आवर्स पे हम लोग सी सेट पे भी चर्चा करेंगे, चाहे मैथ रीजनिंग हो, चाहे क्या कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हो, या हिंदी का हो, या डिसीजन मेकिंग का हो। प्रयास करेंगे कि हम लोग इस पे भी रखें, लेकिन प्रीलिम्स जो मिशन है उसमें सी सेट के पोर्शन पे भी आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात ये कि जो जनरल स्टडी का बात है, जाहिर सी बात है कन्वेंशनल जितने भी पार्ट हैं, आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, प्लस करंट है, करंट अफेयर्स है। तो जो पारंपरिक क्लास है, देखिए पूरे सारे टॉपिक्स को कवर कर पाना ईमानदारी से संभव नहीं है, लेकिन हर एक सेक्शन में कुछ, हर एक टॉपिक में सब सेक्शंस में क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वहां से प्रश्न अधिक आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इस कार्यक्रम में। जैसे यूपीएससी का पेपर देख लीजिए अगर, और हिस्ट्री का पेपर उठा करके देख लीजिए। हम ये नहीं कहते कि मेडिवल हिस्ट्री से नहीं आता है, लेकिन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन अगर 14 से 15 सवाल आने हैं तो आप ये मान के चलिए अगर 15 सवाल आ रहा है तो 10 से 12 जो सवाल होगा वो क्या होगा,
कल्चर पे होगा और मॉडर्न हिस्ट्री पे होगा। तो जाहिर सी बात है हमें फोकस कर लेना है किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर पे कर लेना है, राइट। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसी तरह से इकोनॉमी का है। अब इकोनॉमी में सच पूछे तो यहाँ बेसिक अवधारणाएं तो क्लियर होनी ही होनी चाहिए, लेकिन जो भी इकोनॉमी के सवाल यूपीएससी स्तर पे अगर पूछे गए हैं, उठा करके आप देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, है ना, सोशियो इकोनॉमी है, उस सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस जितने हैं, उठा करके सारे सवाल उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। या पूरे विश्व में जो चर्चित मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पर आधारित जो उसके टॉपिक क्या कहते हैं कि जो उसका साइंस है या जो उसकी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड सवाल उठा करके पूछ लेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि इस समय कोरोना एपिडेमिक है, जाहिर सी बात है इस पे कुछ आपके गवर्नमेंट के एथेंटिक आंकड़े हैं। भले ही आप वैचारिक स्तर पे सरकार को कोसते रहिए, सरकार के विचारों से सहमत, तर्कों से सहमत न हुई, ये संभव है, ये निजीगत मामला है। लेकिन जब यूपीएससी के स्टूडेंट्स आप होते हैं और जब आप उसको हल करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि गवर्नमेंट के आंकड़ों के जो संस्थागत आंकड़े हैं, जो संस्थागत पॉलिसीज हैं, जैसे अब मान लीजिए कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा, कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिस पे कोविड के वैक्सीन से सवाल ना आए, उसके प्रोग्राम से सवाल ना आए, या एपिडेमिक से आंकड़े से संबंधित ना आए, या जो उसके फर्स्ट 2-3 स्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं कोरोना क्राइसिस, कोरोना के, उसके स्ट्रेन से रिलेटेड सवाल नहीं आए। तो जाहिर सी बात है अब आप कोरोना की चर्चा करेंगे तो आप तो ले जाएंगे उसको डिजीज में भी ले जाएंगे, करंट अफेयर्स में भी ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो संभावित प्रश्न हैं जहां से सवाल पूछ सकते हैं। उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कहते हैं, नेशनल स्तर पे वो मुद्दे जो कि राष्ट्र को या समाज को या विदेश को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्रभावित करते रहते हैं, वो टारगेट रहते हैं करंट अफेयर्स में, और उसी से रिलेटेड आपका जो है क्या कहेंगे कि जो परंपरागत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वहाँ से भी सवाल होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें हम लोग जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि परंपरागत जो टॉपिक्स हैं, परंपरागत महत्वपूर्ण या चयनित, महत्वपूर्ण इसलिए नहीं लिखते क्योंकि सभी महत्वपूर्ण ही है, चयनित टॉपिक है, उन टॉपिकों पर चर्चा होगी। और इसमें इतिहास है, इतिहास और संस्कृति निश्चित रूप से हम ही देख रहे हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बीपीएस सर देख लेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक का मामला है ना, कुछ एनवायरनमेंट का मामला है। कुल मिलाकर के हम सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि इन टॉपिकों पर चर्चा हो जाए और प्रश्नों को पकड़ लिया जाए। हम लोग ऐसा न समझिएगा कि सत्यम सर महामानव हैं, सारी चीज़ों को बता देंगे, या बीपीएस सर महामानव हैं, वो सारे टॉपिक्स को बता देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अनुभव का एक यही फायदा है कि आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, या कोई टीचर पढ़ेगा या देखेगा, तो उसको क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से देखता है वो, कि इस टॉपिक पे कौन सा पक्ष ऐसा है जो महत्वपूर्ण हो सकता है ना, राइट। उस प्रश्न को जब हम और आप दोनों लोग मिल करके एक प्रयास करेंगे, कंपोजिट एफर्ट ले आएंगे, तो निश्चित रूप से हम क्या होंगे उस कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम में क्या होंगे, सफल होंगे। क्लियर है, राइट। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दूं कि जैसे हमने कोई भी टॉपिक आपको दिया, एक सामान्य जनरली आप सूचना, मान लीजिए कोई कोविड का दौर आप देख ही रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोग्राम इमीडिएटली बदलना पड़ा तो हम आपको बताएंगे, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी देंगे, व्हाट्सएप नंबर रहता ही रहता है। आप लोग, आप क्यों मैं कहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोग इस बात को जुड़ें, इसलिए कि कोई अगर पॉलिसी लेवल पे अगर परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन हम आपको सूचित कर सकेंगे। हर बात को यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आप क्लास 10 मिनट लेट हो रही है या किसी भी वजह से कोई प्रोग्राम में चेंज हो रहा है, तो आपको उसके माध्यम से क्या कहते हैं, सूचित किया जा सके। तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, बच्चों का भी ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बताएंगे, नंबर आपको एकेडमी के उस पर दिखता ही है सोशल मीडिया पे। एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि चूंकि ये सारा का सारा जो संपूर्ण कार्यक्रम है वो क्या है कि वो
बच्चों के का जो नेगेटिव सेल बन गया है, उस नेगेटिव सेल को तोड़ने के लिए है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं चाहता हूँ कि ये वर्तमान जो समय चल रहा है, उसमें हमको गवर्नमेंट पे, विधायिका पे, कार्यपालिका पे सब लोग अपने-अपने ढंग से काम कर रहे हैं। हम एजुकेशनल फील्ड में हैं तो कर ही क्या सकते हैं आप बताइए? एजुकेशनल फील्ड में यही काम कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं या जो बाहर हैं, उन बच्चों के साथ हम ईमानदार प्रयास कर सकते हैं। और हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से अगर वो प्रयास कर ले, तभी हम उस नेगेटिव सेल से क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया के सभी माध्यम से, चाहे वो ट्विटर का मामला हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे आपके आसपास, अब बहुत सारे मौखिक कनेक्शन की तो बात हम नहीं कहेंगे क्योंकि सारे लोग आइसोलेशन में हैं, सारे लोग घर के अंदर ही रहना, आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इलाज है। और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन के माध्यम से जब हम देते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको हम, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ गए, तो 1 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन इसी बहाने आपको एंगेज किए रहेंगे। तो जो नेगेटिव सेल है, उस नेगेटिव सेल को हम तोड़ना चाहते हैं। मूल मुद्दा हमारा, मूल जो प्रयास है, एफर्ट है, वो यही है। और जो हमारा टारगेट है, अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है, उसमें उत्साह मिलता है, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि आप अपने टारगेट को प्राप्त भी करेंगे और इस नेगेटिव माहौल से जो है वो निश्चित रूप से आप दूर होंगे। और एक बात और भी मैं कहता हूँ, और कहना नहीं, मैं करने में विश्वास करता हूँ, इस बात को बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि शौर्य एकेडमी फैमिली में, परिवार में अगर आपने जुड़ा है, तो देखिए हर संस्थान के अपने आर्थिक नीतियाँ होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, प्रबंधन होता है। तो जाहिर सी बात है इस एकेडमी और संस्थान का भी होगा। हमसे जुड़े बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। और मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ कि चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, ये दोनों ऑप्शनल मैं चला रहा हूँ। जीएस मेंस भी ले आऊँगा। लेकिन किसी भी छात्र के जो इकोनॉमिक स्टेटस है, आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक की वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए, तो ऐसा हम, हमारा विजन है, शुरू से ही विजन है कि गुणवत्तापूर्ण जो अध्यापन हो, पहली बात वो हो। और दूसरी बात ये कि कहीं भी आर्थिक जो कमी, क्योंकि देखो मैं भी उस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो क्या कहते हैं कि काम करने की जो शैली आपको दिखती होगी, आप बहुत बड़े प्रचार, बहुत बड़े बैनर नहीं दिखते होंगे, लेकिन आपको दिखता होगा कि हाँ, क्लास में अध्यापक का पसीना बह रहा है, यानी वो मेहनत कर रहा है आपके साथ। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि एज ए डायरेक्टर, एज ए जो विश्वास आप लोगों ने किया है, उस विश्वास पे हम हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जो भी शौर्य एकेडमी परिवार से जो भी अध्यापक जुड़ें, मैं यही चाहूँगा कि वो इसी सिद्धांत के तहत जुड़ें। और जुड़ भी रहे हैं, धीरे धीरे वे इसका विस्तार भी हो रहा है। तो कहने का हमारे मतलब आशय यही था कि यह जो संपूर्ण कार्यक्रम है, वो तो निश्चित रूप से निःशुल्क ही है। इसका उद्देश्य ही यही है कि जिस जिस कोरोना ने एजुकेशन फील्ड में जो नेगेटिविटी ला दी है, उस नेगेटिविटी सेल को तोड़ देना है। ये तो इसका प्राइमरी मोटिव ही है, यही है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि जो जो चीज़ें यूपीएससी स्तर पे या मिशन सिविल सर्विसेज के स्तर पे जो हम लोग यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता की, उसकी देखरेख की पूरी क्या कहते हैं कि गारंटी हमारी तरफ से है। और इस बात की भी गारंटी है कि अगर किसी को इकोनॉमिक जो फैक्टर है, कोविड के समय का जो है वो है ही है, वो इकोनॉमिक फैक्टर कभी भी आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक नहीं बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। फिलहाल अपने टॉपिक पे फिर आते हैं। ये बात हो गई। और कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से हम और विपेश सर लेंगे क्लास को। और ये कतई मत समझिएगा कि केवल क्या कहते हैं कि स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं, नहीं। इस मूल उद्देश्य यही है कि जब आपको हर चीज़ पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है हम भी सिविल सर्विसेज के फील्ड में हैं, सारी चीज़ों पे आपको कम से कम पॉजिटिव एनर्जी तो दे ही सकते हैं। क्लियर है? राइट। अब आइए बात करते हैं कि जब हम लोग टॉपिकों पे चर्चा कर लेंगे, तो मैंने ये आपको बताया कि सारी चीज़ें आपको प्रीमायर पे उपलब्ध रहेंगी। आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि उस दौरान
सबसे पहले तो आप एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही से पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, बनेंगे भी, आपको नए ग्रुप भी देंगे, इस मिशन के लिए भी देंगे, तो आप उससे भी जुड़िएगा, तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहेगा, है ना। तो उस प्रीमायर पे जब आप जुड़ें तो आप अपने प्रश्नों को सामान्य अभिवादन की जगह पे, हाय हेलो करने की जगह पे, उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उस पे आप अपने प्रश्न रखें। जाहिर सी बात, उसी दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान ही हम आपके प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे। आप लोग एक दो क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, एक हफ्ते हमारे साथ पढ़ के देखिए, आपको एनर्जी आने लगेगी, आपको आनंद आने लगेगा, मज़ा भी आने लगेगा। क्लियर है? राइट। तो आइए अब एक बहुत बड़े यक्ष पे, ये तो हमारे कार्यक्रम और प्रोग्राम की बात हो गई कि कैसे हमको करना है। क्लियर। तो परंपरागत विषयों के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स को भी कवर अप करेंगे। ये न समझिएगा कि केवल हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इस पे करेंगे, नहीं। शेड्यूल आपको हम देंगे कि कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही साथ कार्यक्रम में जब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो एमसीक्यूज भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एमसीक्यू करते हैं, और उसका भी यही सिद्धांत रहेगा कि तब तक आप लोग डिसिप्लिन में हो जाएंगे। हर प्रश्न के साथ आपको 30 सेकंड, 1 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप उस प्रश्न को हल करें, और फिर आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी प्रक्रिया जो है आप लोगों के, क्या कहते हैं कि, एनहांसमेंट करेगी। ये मेरा पूरा अनुभव कहता है, मेरा विश्वास है कि जरूर इससे आप लाभान्वित होंगे। एक बीच में आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं, और समझिए। देखिए, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के साथ साथ बहुत सारे मिसकंडक्ट भी आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे फर्जी सूचनाएं, फर्जी जो है, क्या कहते हैं कि, संभावनाएं, कैलकुलेशंस, डिमांड, ये सारी चीज़ें होंगी, साथ साथ चलेंगी। ये हर एग्जाम का पार्ट रही हैं, और वो भी यूपी में तो स्पेशली रही हैं। वो क्या कि जैसे अब मिशन शुरू हो जाएगा कि, है ना, चुनाव भले ही हो जाए, मर जाएं लोग, वो बात अलग है, लेकिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और एक अच्छा खासा लंबा एक ग्रुप बनेगा। जाहिर सी बात है, यह ग्रुप उन लोगों को लक्ष्य से भटकाएगा जिसके लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, ऐसे समाचार से हमको कहीं भी प्रभावित नहीं होना है कि परीक्षा टल रही है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। जाहिर सी बात है, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, और उस कैलकुलेटेड रिस्क और प्रेशर के बीच में हमें परफॉर्म करना है। डन हो गई बात? क्लियर। अगर किसी वजह से मान लीजिए परीक्षा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने टलती है, जैसा कि पिछला टली है, जो अफवाह वाले जो तंत्र होता है ना, वो आपसे, आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। वो आपको तर्कों से निरुत्तर कर देना चाहेगा कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था, अब क्यों नहीं होगा, अब तो और ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे प्रश्नों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन सही समय पे हो, ये आवश्यक है। और अब तो हमें इसके साथ रहने की आदत भी हो चुकी है। यानी अगर एग्जाम होता है तो हम इसे, जो प्रिवेंटिव्स है उसका प्रयोग करेंगे, ना कि बचेंगे, ना कि हम अपनी असफलता का को कोरोना वायरस पे नहीं थोपेंगे कि अगर ये कोविड महामारी ना आई होती तो हम ऐसे नहीं, ऐसा कर लेते, है ना। तो परीक्षाएं समय पे होंगी, और अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कि 1 आध महीने आगे बढ़ती हैं, तो ये पढ़ा आपका बेकार थोड़ी जाएगा, ना हम पीछे जाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इसके समस्त कार्यक्रम और वीडियोस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के बाद ही हटाए जाएंगे। डन हो गई बात? चलिए, क्योंकि अभी कुछ बातें हमारी आज ही हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को जरूर इस बात को बता दूं कि इस नकारात्मकता में तो कतई नहीं फंसेंगे। अब एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि में नेगेटिव मार्किंग में कितने अटेम्प्ट हों, नेगेटिव मार्किंग में कैसे हम प्रश्न को अटेम्प्ट करें, ऋणात्मक जो मूल्यांकन है कैसे और कितना। तो कितना तो आप जानते हैं पेपर के हिसाब से ही रहता है और आपके पढ़ने से रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में क्या अप्रोच हो। और एक मजेदार बात बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर ये सवाल, एक बहुत क्या कहते हैं कि मजाकिया की बात बताता हूँ, बस नाम नहीं बताऊंगा, कि
किसका किसका है, गोपनीयता भंग होती है क्योंकि दोनों अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं। एक स्टूडेंट थे हमारे, वो बेचारे एमएससी के टॉपर, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया। और एक जो है वो क्या कहते हैं कि शुद्ध आर्ट, जिनको गणित देख के ही पसीना आ जाता हो, एक वो थे। दोनों चयनित हैं, दोनों अधिकारी हैं। तो जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस आए, दे करके आए, ये उस समय की बात है जब सीसेट नहीं हुआ करता, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पुरानी बात है, बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, कम से कम 10 साल पहले की बात। तो और वो हमारा पढ़ाने का शुरुआती दौर भी था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्ट साइड वाले थे, उन्होंने आंसर प्रोबेबिलिटी का सही लगाया हुआ था। और वो जो मैथ वाले भाई साहब थे, वो कम से कम 10 सवाल उनका छूटा भी होगा, 5-6 सवाल, उसको लगाते 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 उन्होंने फाइनल ये सोचा कि जो है ये प्रश्न उनसे छूट गया, कहने का मतलब। और जब वो बाहर आए तो देखे उसका सही था। बाद में दिमाग आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो उस प्रेशर और समय के अंदर ही करना है। तो सबसे पहले बात वो यही कहे कि यार बाकी मारो सारे प्रश्नों को गोली, ठीक है हम लोग प्रीलिम्स हो जाएंगे, इस सवाल को तुम कैसे लगाए। तो आर्ट वाले ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि यार ये वाला आंसर बहुत ज़्यादा लग रहा था, ये ज़्यादा कम लग रहा था, यही बीच का हमको लगा, हमने तुक्का लगा दिया। यानी उसका 10 सेकंड का तुक्का इनका 5 मिनट के एनालिसिस पे क्या हो गया, भारी हो गया। और कई बार लड़के बोलते हैं कि सर दो ही चीज़ें तो गलती होती हैं, एक तो आता हुआ प्रश्न गलत ना होता, और इस आदमी का तुक्का सही हो गया ना सर, इसलिए ये क्वालिफाई हो गया और मैं नहीं क्वालिफाई हो गया। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत ये है कि आसान प्रश्न गलत ना हो। इसके लिए तरीका ये है कि आप एमसीक्यूज, जो पुराने आए हुए प्रश्न हैं, उनको आप लोग हल करें। कम से कम यूपीएससी स्तर पे तो सवाल रिपीट नहीं होते, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस स्तर पे रिपीट होते हैं। और जब आप सवालों को हल करते हैं, आपको कम से कम 40 से 45 मिनट इस समय देना चाहिए। तो जब आप सवालों को हल करते हैं तो आपको वो जो होता है ना कि अरे सर आते हुए सवाल हट गए, वो नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये कि तुक्का कैसे लगाएं, तो मैं बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाएंगे। फिलहाल सामान्य अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच कैसे, नेगेटिव मार्किंग में कैसे सवाल होना चाहिए हल करने का, ये आप जानते रहिए। देखिए, ये मान के चलिए कि 10% सवाल ऐसे होते हैं, 10% सवाल ऐसे होते हैं जिसके चारों विकल्प आपको नहीं आते हैं, है ना। और ऐसे ही सवालों को आप कहते हैं कि सर इन सवालों में तो हवा ही नहीं लगा। पहले सवाल, पहले प्रकार के सवाल ऐसे रहते हैं। क्लियर। आप ये मान के चलिए कि ऐसा सवाल, इन सवालों से तो फिलहाल मेरिट फाइनली नहीं डिसाइड होती, क्योंकि मैक्सिमम लड़कों के सवाल नहीं आते हैं। तो या तो वो तुक्का लगा देते हैं, और या हड़बड़ी में लगा देते हैं, या छोड़ देते हैं। ऐसे सवाल जिनके चारों विकल्प ना आए, एकदम छूने की जरूरत नहीं है। हमें मानते हैं कि 100 सवाल ऐसे हैं, तो 100 सवालों में या 150 सवालों में 10 से 15 सवाल ऐसे मैक्सिमम हो सकते हैं कि जिसके बारे में आपको सारे विकल्प नहीं आते हैं। एकदम हनुमान जी को न परेशान करिए, ना अल्लाह ताला को परेशान करिए, छोड़ दीजिए इनको। अब आइए बात करते हैं सेकंड में, ऑप्शन में कम से कम 30 से 40% सवाल पीसीएस स्तर पर देखेंगे तो ये 50 से 60% भी होते हैं, यानी लगभग 70, 75, 60, 62, 65 ऐसे सवाल होते हैं जिसको आप कॉन्फिडेंटली जानते हैं कि यही सही है। और अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सही करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से थोड़ा सा इस पे असहमति है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात को माने तो उनके हिसाब से सारी एनर्जी इसी में लगा देनी चाहिए। कठिन प्रश्न को मैं हल करता था, तो ये अप्रोच सही नहीं है। सबसे फर्स्ट राउंड में उन सवालों को करिए जिस पे आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा। और कई बार सच पूछिए, जब इन 40-50 सवालों को आप हल करते हैं ना, उसी में लगता है कि सर काम हो गया। अब खांटी जो है क्या कहते हैं कि इंजीनियर का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्ट्रीम का स्टूडेंट है, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से सोचा है कि सर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक को लगा दूंगा तो, और प्लस जीएस को कवर अप करूंगा।
और उसके पहले ही 3 सवालों में क्या आ गए, इतिहास के और फिलॉसफी के बड़े बड़े सवाल आ गए, शुरुआती 12 सवाल। उसके बाद कुछ इकोनॉमी के आ गए 10-12 सवाल, उसमें भी बेचारा बेचारा नील बटे सन्नाटा के समान है। अब 25 सवालों को छोड़ करके वो पसीना छोड़ने लगे कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब तो भाई उसका सिलेक्शन होने से रहा नहीं हो पाएगा, है ना। कूल डाउन करिए। आपका फेवरेट एरिया, आपका इजी वाला एरिया अगर ये नहीं है तो मत जाइए वहाँ पे, आप अपने एरिया पे आइए। ठीक है, आपको हिस्ट्री और फिलोसफी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इकोनॉमी को, तो ठीक है, आइए ज्योग्राफी पे आइए, होंगे क्वेश्चन खोज लीजिए, 25 स्किप कर जाइए। उसके बाद ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, उसके सवाल कर लीजिए। स्थिति दूसरी भी हो सकती है कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी आते हैं और शुरू से ही आप दे दनादन साइंस टेक के सवाल आने लगे, आप उसको स्किप कर जाइए। फर्स्ट स्टेप में उन सवालों को करिए जिसके पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि यही आंसर होगा, और यही कॉन्फिडेंस मैं आपके साथ लाना चाहता हूं कि आप सवाल हल करने में कॉन्फिडेंट हो सकें। तीसरी चीज, कुछ सवाल ऐसे होंगे 20 से 30% जिसमें आपको एलिमिनेशन विधि से ये लगता होगा कि सर हमको ये तो पक्का है कि एक में से एक ये नहीं होगा, 3 में हो सकता है, 3 में हमको कंफ्यूजन लग रहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। अंदाजा लगा करके आप जरूर लगाइए, जरूर रिस्क लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसी कहती है कि अगर ऐसे आप 30 सवालों को करते हैं तो 10 सवाल सही होंगे और 20 सवाल गलत होंगे। तो भी आप ये मान के चलिए कि 3-4 सवालों का आपका फायदा होने जा रहा है, क्योंकि कटेगा 1/3, है ना, अंक, और मिलेगा फुल। तो 10 में 10 अगर मिल गया और 20 में से 1/3 कट गया तो 6 घट भी गया, 3 छक्के 18 मान लीजिए, तो भी 4 सवालों का फायदा आपके पास होना ही होना है। और फिर बाकी जो सवाल ऐसे हैं जिनको आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, एलिमिनेशन विधि से आपको पता चल रहा है कि ये और ये नहीं पता है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 में आपको रिस्क लेना है, तो आप जानते रहिए बहुत आसानी से 50-50 का मामला है। ऐसे सवालों को आपको जरूर करना चाहिए, यानी हाथ जोड़ना है केवल उन्हीं 10% वाले भाई साहब लोगों से जिनके चारों विकल्पों के बारे में पता नहीं चलता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी कभी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जहां बहुत बड़े बड़े सवाल, आधे आधे पेज के सवाल रहते हैं, और कहते हैं ना कि कॉमन सेंस का प्रयोग कर लिया जाए। 4 सवाल दिए हुए हैं, आपको एक ही पता है, कॉमन सेंस से ये पता है कि सर ये स्टेटमेंट तो पक्का नहीं होगा, बाकी के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि 3 विकल्पों में वही कूट ऑप्शन रहता है जो इसको आप जानते हैं पक्का कि ये नहीं होगा, है ना। आप दोनों विकल्प के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आसानी से सवाल कर सकते हैं, राइट। इसलिए प्रश्नों को कैसे करें, बहुत कूल डाउन होकर के करने की जरूरत है। ये बेसिक सिद्धांत हैं, और जब इन सिद्धांतों का सवाल प्रैक्टिकल आप एमसीक्यूज पे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और जब आप बेतरतीब होकर के पलटते हैं पन्ना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, तो जाहिर सी बात है फिर वहीं आप मिस भी करने लगते हैं, अरे अब तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं कर पाएंगे। तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सी सेट को मिस नहीं करना है। और निगेटिव मार्किंग में क्या स्ट्रेटजी हो, यानी 10% छोड़ दिया जाए, यानी अगर 100 सवाल हैं और 10 नहीं आ रहे हैं तो आप 80-90 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी को 15 एकदम नहीं आ रहे हैं, 85 तक कर सकते हैं, और विश्वास करिए कि आप इसको फॉलोअप करेंगे तो आपका चयन 100% होगा, राइट। आइए कुछ सवालों की प्रकृति पर आपको चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ सवाल आपको देखने से लगते हैं कि सर नितांत तथ्यात्मक पूछ दिया गया, है ना। मालूम हुआ पूरा आंदोलन आपसे पूछ दिया गया और आपसे उठा करके पूछ लिया गया पथरू घाट आंदोलन कहाँ रहा। बिपिन चंद्रा पलटे पड़े पड़े हैं कि पथरू घाट क्यों पूछ लिया गया, कहाँ था। फिर बाद में पता चला कि अरे सर इसकी तो 150वीं जयंती मनाई गई थी, इसलिए पूछ लिया गया। कहने का मतलब ये है
कि जब आप पूरे साल का घटनाक्रम देखते हैं, खास करके पिछले 7-8 महीनों का घटनाक्रम देखते हैं, और कोई ऐसा चीज है जो बहुत चर्चा में रहा है, तो उससे जुड़ा जो ऐतिहासिक तथ्य है वो आपसे उठा के पूछ लिया जाता है। बात समझ में आई? और वो आपको लगता है कि अरे बड़ा खोजू टाइप का है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये नहीं पूछने जा रहा है कि औरंगजेब की पगड़ी का क्या कलर है, कत्ते नहीं पूछने जा रहा है। और आप तथ्य को खोजने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि अगर ये खोजते हैं कि नहीं, हम ऐसे सारे प्रश्नों का, अब अकबर की पगड़ी का, औरंगजेब की पगड़ी का, सबकी, आप जाहिर सी बात है खोजते रह जाओगे, लेकिन प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। सामान्य तथ्य से रिलेटेड जो सवाल रहते हैं वही पूछे जाते हैं। जब हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ऐसे ही सवाल आते हैं, राइट। दूसरा सवाल विचारों पर आधारित रहता है, जो कि आपका नहीं है। बुरा ना लगेगा कि आप कह रहे हैं सर सीधे नहीं है। जी हाँ, एकदम नहीं है। मालूम हुआ कि हर चीज को आप तथ्य की तरह से देखेंगे तो साइंस ये बताता है कि दिमाग एक समय में तथ्यों को रटने की क्षमता उसकी कुछ होती है। कितने आंकड़े आप रटेंगे, लेकिन उन तथ्यों के पीछे अगर आपका अवधारणात्मक विकास क्लियर है कि ये चीजें ऐसे ऐसे हुई हैं, तो जब प्रश्न आएगा तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं। इसलिए हर टॉपिक की अवधारणा को, पृष्ठभूमि को समझें। और इसके लिए हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि आप पृष्ठभूमि पहनिए, जानिए। पृष्ठभूमि से के बाद, बैकग्राउंड के बाद जो उसके कंटेंट हैं उसको जानिए, और फिर इसका जो इम्पैक्ट हुआ, परिणाम कैसे हुआ, उसको जानिए। इसी को हम लोग कहते हैं कार्य कारणवाद। किसी भी टॉपिक को साइंटिफिक अप्रोच से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर ले जाएंगे। श्योर? बात हमारी समझ रहे हैं? आप 10 टॉपिक पढ़िए, सारा ना पढ़िए, लेकिन जिन टॉपिक को पढ़िए उसका अवधारणा क्लियर हो जाए। और जो हम लोग चयनित टॉपिक यहाँ पे उठाएंगे, आप याद रखिए, उन सारे टॉपिकों पर अगर अवधारणात्मक विकास हो जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। और कई बार तो बड़ा सिली सवाल आ जाता है। आपसे पूछा गया कि क्या नहीं है, और आपने कहा कि सर हम नहीं भर नहीं देखे थे। आपको एक बहुत रोचक उदाहरण बताता हूं। एक सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विरोध किया, राइट, सती प्रथा का समर्थन किया, सॉरी, वही फ्रेम ऑफ माइंड मेरे भी आ गया। अब सती प्रथा का समर्थन कम से कम इतिहास जानने वाला हर आदमी जानता है कि कम से कम राजा राम मोहन राय तो नहीं ही किए होंगे सती प्रथा का समर्थन। और आपको बताऊं, जब मेरे सामने उस प्रश्न को आया तो 10 में से 8 विद्यार्थी राजा राम मोहन राय लगाए थे, और जैसे ही बोलता था कि क्या लिखा हुआ है तो फिर सर पकड़ते थे कि सर मैंने समर्थन नहीं पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, किस पे फोकस है पे है कि नहीं है पे है, उस पे अगर फोकस नहीं है तो जाहिर सी बात है आप प्रश्नों को गलत करेंगे। और ऐसे प्रश्न जब आप गलत करते हैं तो निश्चित रूप से जो उनका, आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। एक बात और भी जानते रहिए, असफल होना मतलब अयोग्य होना नहीं होता है। असफल होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके पास जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का आपने प्रबंधन बेहतर नहीं किया और आप सफल नहीं हो पाए। असफल और सफलता का इतना ही अंतर है। सफल व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रबंधन करके उसको परिणाम में बदल देता है, और असफल व्यक्ति क्या होता है कि टैलेंट तो बहुत रहता है, लेकिन उस टैलेंट का वो सही प्रयोग नहीं करता है और वो फिर असफल रहता है। खैर, बातें सैद्धांतिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए टू द पॉइंट पे है। तो वो तथ्यात्मक बहुत खोजने की जरूरत नहीं है। अवधारणा, कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका यही है, बैकग्राउंड समझिए, कंटेंट समझिए, परिणाम समझिए, फिर देखिए कितना भी बड़ा सवाल हो आप हर हाल में कर लेंगे। इसी आधार पर कथन और कारण के सवाल आते हैं। आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे हमको कहते हैं कि सर कथन कारण के सवाल नहीं समझ में आते हैं, क्वेश्चन आंसर के। जबकि अगर आपका अवधारणा सही है तो क्वेश्चन आंसर, कथन कारण के जो सवाल हैं वो सबसे आसान होते हैं। जैसे आपको बताऊं, जैसे
जैसे आपने लिखा कथन, एक स्टेटमेंट लिखा कथन ए, एक सवाल ही लिख देता हूं कारण कि जैसे कुषाणों ने यूरोप, मध्य एशिया एवं भारत के बीच व्यापार को बहुगुणित किया। ऐसे ही लिख देता तभी आप कहते हैं कि ये क्या लिख दिया सर, मल्टीप्लाइड किया। कारण उसमें लिखा कि कुषाणों ने नौसेना का विकास किया, एवं व्यापार एवं समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन दिया। एक उदाहरण बता रहा हूं, प्रोत्साहन दिया। और आप जानते हैं कि इसमें 4 विकल्प रहते हैं। पहला रहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण एक्सप्लेन करता है ए को, कथन को। दूसरा, दोनों सही रहे, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन रहता है कथन सही है कारण गलत है। चौथा ऑप्शन है कथन गलत है कारण सही है। ये 4 ऑप्शंस रहते हैं स्पेशली, राइट। अब देखिए, जब आप इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना कई बार, तो आपको बताऊं बहुत आसान है ऐसे प्रश्नों को हल करना। जैसे अगर ए या आर में कोई गलत है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कथन ए गलत है तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, और आर गलत है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए कि ये दोनों सही हैं, तब यहां पे 2 ऑप्शन होगा, सर ए है कि बी है। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूरोप, मध्य एशिया एवं भारत के बीच व्यापार को मल्टीप्लाई किया इसने। लेकिन कुषाणों ने नौसेना का विकास किया और समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन किया नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सिल्क रूट का डेवलपमेंट किया था। आज भी मॉडर्न सिल्क रूट के विकास की बात हो रही है ना। तो अगर आप कंफर्म हो गए कि नहीं सर ये गलत है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब स्टेटमेंट दोनों सही हो तो 2 ऑप्शन रहता है, और उसके लिए बीच का तरीका हम यही बताते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगाइए, क्योंकि लगाइए, और बिकॉज लगाने के बाद अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही होता है तो जाहिर सी बात है ए होगा, और अगर दोनों स्टेटमेंट व्याख्या नहीं करता है तो क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा कि दोनों सही हैं लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो कि अवधारणात्मक स्तर पे जब आप डेवलपमेंट करते हैं, कॉन्सेप्चुअल जब आपका डेवलपमेंट होता है, तो आसानी से ऐसे सवालों को कर लेते हैं। इसी तरह के एक तीसरे प्रकार का सवाल जो आजकल आईएएस में ही नहीं, अब यूपी पीसीएस में भी काफी फेमस हो चुका है, इस तरह का सवाल, उसको भी जानने की जरूरत है। उसमें क्या रहता है कि 2 स्टेटमेंट दे दिए रहते हैं, कथन 1 और कथन 2, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, राइट। और उसमें विकल्प रहते हैं
कथन एक सही, कथन दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। तो प्रायः इसमें एक ही टॉपिक के दो अलग अलग डायमेंशंस को पूछ लेते हैं, है ना। इसमें इंटर रिलेशन होना जरूरी है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं, ये कथन और कारण का ही थोड़ा सा डेवलप्ड फॉर्म है। तो कभी कभी कई बार होता है, मालूम हुआ कि किसी भी रिपोर्ट का उठा के स्टेटमेंट 1 लिख दिया और दूसरा स्टेटमेंट 2 लिख दिया, और आपको उससे संबंधित सारी विशेषताएं, सारे फीचर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। क्लियर? और फिर आप ऐसे सवालों को हल कर सकेंगे। तो फिलहाल आज हमने सामान्य कुछ बातें की, इस कोर्स के बारे में, तरीके के बारे में बात किया। आप हमने हर जगह ऐड में दिया हुआ है, नंबरों की बात दिया है। अगर कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, है ना, और इसका फायदा उठा करके सफल हों। कोविड के नकारात्मकता के दौर में शौर्य एकेडमी जो भी कर सकती है, जितना उसका क्षमता है, जितनी उसकी क्षमता है, वो निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी है। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का भी उतना ही स्नेह है। इसका अधिक से अधिक विस्तार हो। क्यों? क्योंकि एकेडमी बाजारीकरण में ना विश्वास करती है, ना आगे भी विश्वास नहीं करेगी। तो गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के लिए ये संस्थान और इस संस्थान के शिक्षक प्रतिबद्ध हैं, है ना, और यही प्रतिबद्धता आपसे भी अपेक्षित है। हम विश्वास करते हैं और ये अपेक्षा भी रखते हैं कि आप लोग इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं, प्रीमायर पे लाइव आएं, है ना, और उसका क्या कहते हैं कि जो भी नकारात्मकता है, उस नकारात्मक सेल से बाहर आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं कल्चर के सेक्शन पे, राइट। और शुरुआत में धर्म और संस्कृति की बातें करने के साथ साथ जैन धर्म पे हम लोग कल एक विस्तृत क्लास लेंगे। आप लोग अभी से तैयार रहिएगा, है ना, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।